स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये हमने कहाँ से पता चला मुझे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने यही देखा था ना, मेरे पास ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो भी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 हो गए ये, और ये दो पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ तो मेरे पास ये वाला, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, और बचा कौन सा, ऊपर वाला। और ऊपर वाले ईजी में कौन से वाले, ये कौन सा वाला ऑर्बिटल होता है डी का, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाला होता है या नहीं होता? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक सबको? अरीबा समझ में आया? मैंने एक बार रिपीट कर दे। अरे अरीबा, थोड़ा सा अपने आप क्वेश्चन खुद करके देखना, कॉपी में लगा कर देखो, ये लास्ट समझा रही हूँ, उसके बाद नहीं समझाऊंगी मैं। कोबाल्ट H2O और ये है मेरे पास 6, कोबाल्ट यहाँ पे ले लो 3+ लिखा हुआ है, कोबाल्ट 3+ में स्कैरियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट की बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2, और कोबाल्ट 3+ है तो इसकी होगी 3d6। मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किए 3d ऑर्बिटल में। H2O मेरे पास कैसा वो होता है, वीक फील्ड लिगेंड। कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी अब की बार अरीबा, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार पेयरिंग हो गई थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर कौन कौन से आते हैं, CO, CN, NH3 हो गया, और क्या है, NH3 एक्सेप्शन है, कहीं कहीं पे ये वीक की भी काम करता है, और था आपका फॉस्फोराइल वाला, ठीक है। NO2 भी आपका जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। इसकी एक ट्रिक है वो मैं बताऊंगी। ये बताओ मुझे, ये 3d6 4p3, अब जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बच्चे आगे, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी आपकी, sp3d2। sp3d2। अब जो आपके पास H2 अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा वो s ऑर्बिटल में लाएगा, p में लेकर आएगा, 3p में और 2d के अंदर। तो sp3d2 ये होगा मेरा आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, यही नाम था ना, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिन क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई मतलब हाई है, उनको पेयरिंग नहीं दी, जहां पेयरिंग होती है उन्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछ लिया जाता कि ये कोबाल्ट H2O, आप कोबाल्ट H2O6 3+ वाले का कोबाल्ट हेक्सा, क्या नाम होगा भाई इसका, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट आयन की, मुझे क्या बताओ, डेल्टा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। यस सॉरी, डेल्टा नॉट की नहीं, CFSC वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू बताओ कि क्या होगी, बता सकते हो? आपको पता है ये D6 है इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर कहा जाए कि वीक फील्ड लिगेंड में D6 इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। निकाल रहे हो क्या मैम? -1.2 आई है मेरी तो। बाकी बच्चे बताओ कितनी आ रही है। इलेक्ट्रॉन जो है मैंने फिल किया 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किसके, -0.4 को मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी 0.6 को किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। 1.6 प्लस का 1.2, आंसर कितना आया, माइनस का 0.4, यही आ रहा था, -0.4 DQ या फिर डेल्टा नॉट। ये ऑक्टाहेड्रल एनर्जी बोलते हैं इसको। क्लियर है हाँ या ना? यस मैम। आयुषी शर्मा समझ में आया यहाँ तक? मैम आपने ये डेल्टा नोट का कैसे निकाले, एक बार रिपीट कर दीजिए। आयुषी, डेल्टा नॉट निकालने के लिए भाई क्लास लेनी जरूरी होती है, ऐसे थोड़ी कभी बुट के आएंगे तो डेल्टा नॉट कैसे निकाला बताओ। ये मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है नीचे जब आपके पास ये शिफ्ट हो जाता है तो इसकी जो एनर्जी है वो अपने जो सेंट्रल वाले से है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। कितना, माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, और ये हो जाती है अब अभी क्यों नीचे चला जाता है, क्यों ऊपर चला जाता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप रिकॉर्डेड देखो या फिर लेक्चर देखो और नोट्स पढ़ो, ठीक है। 0 प्लस का 0.6 हो जाता है ये, और ये नीचे चला जाता है माइनस का 0.4। ये मेरा जितने भी नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के है ना बच्चे, 1 2 3 4,
0.4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट यूनिट है। क्लियर? यस मैम। ये आपका है 3D6 के लिए। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपके पास D7 है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो मुझे बताओ CFSC वैल्यू क्या होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। या फिर आ जाएगा D8 है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, डेल्टा CFSC वैल्यू बताओ क्या होगी। निकल जाएगी भाई, निकाल लो भाई, कैसे निकालनी है। कंपेनियन मोड चल रहा था, पता नहीं मीट में। अच्छा, तो मैम उससे ऐसा होता है कि ज्वाइन करने के लिए किसी और को परमिट करना पड़ता है, ऐसा गूगल बता रहा है, तो इसीलिए शायद आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा वो कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो। मैम अब ऑफ हो गया वो। अच्छा ठीक है, चलो भाई ये देखो D7, मेरे पास जो D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब कि क्या आयुषी, मेरे पास ये जो D ऑर्बिटल है जब ये स्प्लिट करा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये Eg और ये मेरे पास T2G ऑर्बिटल है, इनको T2G बोलते हैं, ट्रिपलेट डीजनरेट, और ये बोलते हैं डबलेट डीजनरेट, मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम और इन तीन की सेम, डीजनरेट माने सेम। मेरे पास जो D7 है, D7 में मैं इलेक्ट्रॉन अगर क्या बोला है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स माने होता है आयुषी की पेयरिंग नहीं, पेयरिंग ना हो। यस मैम। 4 5 3 4 5 6 हो गए 7। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, क्या करूंगी मैं, माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं ये 5, माइनस यस मैम। 0.6 प्लस का मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना आएगा 2.0 प्लस 1.2, आंसर आया माइनस का 0.8 डेल्टा नॉट। क्लियर है? ऐसे ही अगर मुझे D8 का बोला है, किसका D8 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वो बताओ कि क्या होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स माने जहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, पेयरिंग। पेयरिंग हो जाएगी। निकाल के बताओ फटाफट से कितना आंसर आया D8 के लिए। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, मेरा वेट मत करो। -2। यहाँ पे D8 के टेम्परेचर में, यहाँ पर यही है D8 के कॉम्प्लेक्स में, कितना आया भाई, माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस का 0. प्लस का 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ रहा है मैम मेरा तो 1.2 आया है माइनस। 2.4, हाँ भाई 1.2 आएगा, माइनस का 1.2 डेल्टा। क्लियर भाई, ये याद रखना डी इस कॉम्प्लेक्स में ये कैसा रहेगा आपका, पैरामैग्नेटिक रहेगा। यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता रही थी भाई, अकॉर्डिंग टू मेरे पास जब ये क्या बोलते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर होता क्या, हेलो छाया तुम यहाँ कैसे आज, मेरे पास ये होता क्या यहाँ पर क्या बोल रही थी मैं, भाभी से बच्चे एंटर करते हैं ना, ऐसे होता है। छाया जवाब नहीं दिया तुमने। बच्चे यहाँ पर पेयरिंग मतलब कि क्या था मेरे पास, ये जब दो पार्ट में मेरा स्प्लिट होता है, पेयरिंग मतलब कि क्या, सारे ये इलेक्ट्रॉन अगर बीबीटी के अकॉर्डिंग होता तो ये यहाँ पर क्या कहती मैं कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपस में पेयर हो जाते थे, है ना भाई। अरे भाई हाँ या ना बताओ। यस। अगर मेरे पास वीबीटी होता तो मैं सारे पेयर करवा देती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना मुझे। यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, नीचे वाला जो है ना उसने तो पेयर करवा लिया, ऊपर वाला क्यों पेयर करेगा भाई, ठीक है ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अरे भाई इतना सो के यस मैम यस बोल रहे हो। चलो भाई अब देख, अब का समझ में आ गया वीबीटी क्या है, ये सारे कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, इनमें से इधर आंसर मत देखो, अपने आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को करके अपने आप करना है, ठीक है भाई। यस मैम।
कोबाल्ट H2O का इस सबका इन सबके कॉम्प्लेक्स अपने आप करना। एक पार्ट मेरा और रह गया था इसके अंदर, वो क्या था भाई, स्क्वायर प्लानर के बारे में मैंने बात नहीं करी है। अब जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं ली है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाली, वो देख लेना भाई, नोट्स पढ़ लेना, फिर से बोल रही हूँ। टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, EG नीचे हो जाता है और T2G ऊपर हो जाता है। और ये मैंने बताया है कि ऐसा क्यों होता है। किसी को याद है क्या बताया था मैंने, ऐसा क्यों होता है? बच्चा किसी को भी याद है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैम बोलो भाई बोलो। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पेयर करते हैं? कर देना रिबा, VBT के अंदर करेंगे, ठीक है। बोलो भाई, हेमलता कौन गया है, कौन आदर्श है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ भाई छाया, मैंने कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो शायद मैंने शिफ्ट करवा दिया है ना, तुम मिलने आई हो क्या? बच्चे मैंने क्या बताया, EG के अंदर आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वहां पर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो इस तरीके का बना होता है, लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड। अब जो मेरे पास जो लिगेंड है वो कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, इन बिटवीन दी एक्सेस आ रहा है। कैसे आ रहा है लिगेंड मेरा, इन बिटवीन दी एक्सेस आ रहा है, और इन बिटवीन एक्सेस आ रहा है तो लिगेंड और लिगेंड के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। T2G वाला ऊपर और EG वाला क्या आ जाएगा, जो मेरे एक्सिस पे है वो उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, और जो मेरे इन बिटवीन में जो ऑर्बिटल थे, इन बिटवीन वाले ऑर्बिटल कौन से होते हैं? बिल्कुल सोमेश, इन बिटवीन वाले ऑर्बिटल कौन से होते हैं भाई, किसी को याद है? आयुषी, DXY, DYZ, DXZ, Z स्क्वायर, DS स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर। इन 5 में से इन बिटवीन एक्सेस कौन सा है? हाँ, इन बिटवीन एक्सेस ये वाले होते हैं, DXY, DYZ, DXZ। ये मेरे जो होते हैं वो इन बिटवीन एक्सेस होते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, जब मेरे टेट्राहेड्रल के अंदर इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाए, कितना हो जाता है ये, माइनस का प्लस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय, और ये कितना हो जाता है, -0.6 0.6 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। अब टेट्राहेड्रल के अंदर भी अगर इस CFSC वैल्यू निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो वो टेट्राहेड्रल की निकलेगी। और एक बात मैंने और बताई थी, वो क्या, टेट्राहेड्रल की वैल्यू हमेशा कम होती है ऑक्टाहेड्रल से, कितनी, 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है ये बात? यस मैम। अब एक चीज और सुन लो, क्या स्क्वायर प्लानर के अंदर क्या होता है। ये तुम्हारी सिलेबस एंड CBSE का पार्ट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद इससे क्वेश्चन आ जाए। वो क्या, स्क्वायर प्लानर के अंदर जो मेरा Z एक्सिस है ना, Z एक्सिस, ये जो Z एक्सिस होता है मेरा, वो ये मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसे, ये ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारी NCERT बुक में नहीं है, तुम्हें दोबारा ये कहीं दिखेगा नहीं, सिर्फ इस नोट्स के अलावा, लेकिन कहीं एग्जाम में ये आ जाता है कि स्क्वायर प्लैनेट की जो ये क्रिस्टल फील्ड ये जो है, बताओ ये कैसे होगा, और डाउन में कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, इससे कौन सा है। स्क्वायर प्लैनेट के अंदर जो मेरा स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, मेटल लिगेंड लिगेंड लिगेंड, यस ऐसे होता है स्क्वायर प्लैनेट। यस मैम। यहाँ दोनों तरफ से अगर मैं Z एक्सेस को रिमूव कर दूं, दोनों तरफ से अगर मैं क्या रिमूव कर दूं, T2G में मेरे पास क्या है, DXY, DYZ और क्या है, DXZ। यहां से मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो DXZ वाला है ना, इसको यहाँ नीचे लिया है, DXZ और YZ को नीचे, DXY उसके ऊपर, XZ वाला जो पार्ट है अगर समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो छोड़ देना, मैं बस बता रही हूँ। मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये मैं तभी करवाऊंगी जब तुम आगे कर पाओगे। 2 मिनट का है, जिसे समझ में आया वो सुन लो, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। छाया तुमने किया है ये वाला स्क्वायर प्लानर का? छाया, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर में भी Z वाला जो पार्ट है बच्चे, वो क्या हो गया, नीचे आ गया। ये वाला जो मेरे पास जो पार्ट है, इसको बोलते हैं मैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर बोलते हैं इसको टेट्रागोनल ज्योमेट्री। कैसी, टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड। 4 ज्योमेट्री बनती है मेरे पास, कौन कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, जिसके लिए मैंने भी तुम्हें बता चुके हो, T2G नीचे, उसके बाद आती है आपकी टेट्राहेड्रल, उसके बाद आती है आपकी टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड, टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड, और फिर लास्ट में आती है कौन सी,
स्क्वायर प्लानर, ठीक है, स्क्वायर प्लानर। तो इन दोनों का तो हम कर चुके हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का। टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड के अंदर जो Z वाला है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपकी जो इसकी एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है और ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो हट ही गया है, हटने की मतलब इलोंगेटेड हो गया, लंबा वो हो गया, ये इलोंगेट हो गया, हट रहा है, ये दूर चला गया है, ये लिगेंड से क्या चला गया है, ये दूर। स्क्वायर प्लैनर के अंदर बच्चे, स्क्वायर प्लैनर में क्या होता है, स्क्वायर प्लैनर के अंदर ये आपके पास सारे के सारे जेड वाले नीचे, ये जेड स्क्वायर है ना, ये और नीचे आ जाएगा, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, उसके बाद डी जेड स्क्वायर और नीचे यहाँ डी एक्स वाई, और ये आ गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाली जो ये कॉन्फ़िगरेशन रहती है आपकी किसके लिए, स्क्वायर प्लैनर के लिए, और उधर वाली रहती है टेट्रागोनल के लिए। मैम अरे बात तुम मत समझना, प्लीज 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 छोड़ दो, ना समझ में आया तो छोड़ दो। ये उन बच्चों के लिए रखा है मैंने जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में कहीं और पढ़ा हो, क्या पता, तो सिर्फ समझाने। हाँ पूछो अरीबा, क्या पूछ रहे हो? अरीबा तुम्हारी आवाज भी बहुत स्लो आती है। हाँ बिल्कुल छाया, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, तुम ये कर चुकी हो। लावी समझ में आया ये बात? जैसे हमने T2G और EG के लिए किया ना, यहाँ पर एक और शेप बन गई है डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनल, जिसे मैं कह रही हूँ, जिसके अंदर मेरे पास जो Z एक्सिस है ना वो दूर चला गया है। अब दूर चला गया है तो उसका जो Z वाला एक्सिस है उस पर तो कोई रिपल्शन होगा ही नहीं, वो उसकी वो एनर्जी तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। और स्क्वायर प्लैनर के अंदर Z पूरा का पूरा हट ही गया है, अगर वो हट ही गया है तो क्या हो गया, वो और ज्यादा बहुत ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल। बस इसके लिए इतनी ये चीज याद रखो, ये चार तो बताइए। मैम ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड एक बार बता दो। टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड के अंदर वो थोड़ा सा दूर चला गया, दूर जाने से क्या हुआ कि इन ये तीन थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, अब इन तीनों की एनर्जी सेम नहीं रही, इसमें से एक्स जेड वाले की एनर्जी वाई जेड वाले की एनर्जी थोड़ा सा कम हो गई, क्लियर, थोड़ी कम हो गई एक्स वाई से। और यहाँ पर सेम ऐसी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में से जेड वाले की कम हो गई, मतलब जो तीन पार्ट थे ना ऑलरेडी वो फर्दर और स्प्लिट हो गए, एक्स जेड वाला जो था उसमें पोर्शन, जेड एक्सेस वाला वो, और उसकी एनर्जी डाउन हो गई एक्स वाई की कंपेयर में। ऐसे ऊपर वाले में भी एक्स वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दो थे तो जेड स्क्वायर वाले की कम हुई। ये तो हुआ डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनल के ऊपर, क्योंकि डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनल में भी जेड एक्सिस पूरा हटा नहीं अपने उससे कॉम्प्लेक्स से, अभी है वहां पे पर तो थोड़ा दूर चला गया, तो उसमें रिपल्शन जो है कम आ रहा है, क्लियर। ऐसे स्क्वायर प्लैनर के अंदर पूरा का पूरा जेड एक्सिस जो है वो हट ही गया, जब जेड एक्सिस पूरा हट गया तो मेरे जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस के पास कोई लिगेंड ही नहीं है तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, स्टेबलाइज हो गई, तो ये पूरा जेड वाले जितने भी थे वो नीचे चले गए, डी एक्स जेड वाई जेड और नीचे हो गया, ये डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा और इसकी स्टेबल हो गई एनर्जी, एक्स वाई वाले की क्योंकि एक्स वाई में लिगेंड था, डी एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई स्क्वायर में भी लिगेंड थे, तो वहां पे रिपल्शन हुआ तो एनर्जी क्या हो गई, अब कितनी अब हुई कितनी भी हुई ये इसमें नहीं करना है, ये सिर्फ इतना याद रखना है। आया समझ में निशात, नवीन? ये एनसीईआरटी में नहीं है पर ये क्वेश्चन कभी कभी ना, ये जो आपका ये दिया है ना इसके अंदर, ये जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछ लेता है कि कैसे स्प्लिटिंग हुआ है, ऐसे स्क्वायर प्लैनर के लिए भी और डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनल के लिए कि स्प्लिटिंग पूछ लेता है। तो स्प्लिटिंग के अंदर आपको याद रखना है क्या, टेट्रागोनल के अंदर आपकी हुई है वाईजेड और एक्सजेड थोड़ा सा नीचे आ गया है अपने अपने उसमें से, और स्क्वायर प्लैनर के अंदर पूरा नीचे आ गया, क्लियर। हम प्लेन्स में आंसर बताना होगा, किसमें आंसर बताना होगा, प्लेन्स एक्स वाई जेड एक्सिस। अरे भाई क्या पूछ रही है रेना, क्या क्या प्लेन में मतलब, कोऑर्डिनेट में बोल रही है वो, अपने टेट्रागोनल हाँ ये लिखा, ये बनी भी आएगी, अरे ये पूरी स्प्लिटिंग वहां पे बनी भी आएगी, चार इस तरीके से चार बन के आ जाएंगे आपके पास, डायग्राम बने होंगे चार या कुछ चार इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, उसमें पूछ लेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनल बताओ कौन सा है, ये स्क्वायर प्लैनर का बताओ कौन सा है, तो आपको ये पता होना, जिससे ज्यादा टफ क्वेश्चन है सिर्फ यही दो क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटेड आ सकते हैं, क्लियर। चलो अब कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने भाई इसका एक आपके पास शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की, सीखनी है कि तुम अपने आप गूगल करके सर्च करके सीख लोगे। मैम आप दिखा दो। आई बाहर सचिन क्लास से फरार, सचिन आया क्लास में?
मैम ये ट्रिक है। हाँ, आई बाहर सचिन आई बाहर स्कूल में, सचिन क्लास से फरार। लिखो भाई, या फिर आई बर्बादी, आई बाहर, कुछ भी लिख लो। आई बरसात स्कूल में, सचिन क्लास से फरार। लिख रहे हो? अरे मैम स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बात है। अरे स्क्रीनशॉट नहीं, मेरे साथ साथ रिपीट करके याद कर लो। अभी कर रहे हो तो क्या कह रहे हो भाई? कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। भाई अपने आप ढूंढ के कर लेना। कल की क्लास में बताऊंगी। चलो कल की क्लास में लिख के रखूंगी, ठीक है? कल की क्लास में लिख के रख लूंगी ये मैम सारे। हाँ बोलो। ऐसे बताना एक बार। ऐसे बता दूं? आई बाहर स्कूल में, सचिन क्लास से फरार। इसका नहीं याद आ रहा मुझे। ओह, इसका है भी नहीं शायद। ओह, ओह ऑक्जेलेटो, ओह ऑक्जेलेटो, पानी से, ओह एक्जेलेटो, या फिर क्या था इसका? वाटर, नाचा। इधर अब मैं बताऊंगी, ये सारे एलिमेंट उसमें कवर नहीं हो रहे, जो इम्पोर्टेंट वाले ना वो है, इसलिए नहीं लिखा। मैम किसी में लिखा अच्छा बताओ है। ये ना रिचा। जिसको टाइप करके को अच्छे से बता देना। ठीक है अनीता, दोपहर में सोनम। अच्छा भाई, चलो भाई। हेमलता पंचाल कौन है भाई? मैंने सोचा कि ये आदर्श है। चलो ठीक है, ये जिसने किया है एक बार गूगल कर लेना, उस सामने सामने दिख रहा है पर, लेकिन सारे एलिमेंट्स अपने अपना अलग अलग बना रखा है, तो तुम भी अपना अलग अपने हिसाब से देख लो, ठीक है? वरना मैं तुम्हें बता दूंगी कोई दूसरा जिसके अंदर ये सारे कवर हो, क्योंकि मैंने जो किया था उसमें सारे कवर नहीं हो रहे, ठीक है? चलो, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें पिछली बार 2019 जेई से क्वेश्चन आया डायरेक्ट कि आपके पास क्लोरीन दे दिया, बताया था ना मैंने, H2O दे दिया, EN दे दिया, NH3 दे दिया, CN दे दिया। बताओ स्प्लिटिंग एनर्जी जो है किसकी इसमें? ये स्टेबिलिटी पूछ ली जाए, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं जरा हम। स्टेबिलिटी पूछ ली जाए अगर मुझसे कॉम्प्लेक्स की, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो किसकी ज्यादा होगी? मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स रहेंगे, तो जिसमें जिसका चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम अगर क्या होगा बच्चे? सेंट्रल मेटल एटम मोर, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आपका बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। बेसिसिटी ऑफ लिगेंड बोले तो बेसिसिटी ऑफ लिगेंड मतलब जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये मेरे पास जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है एक तरीके से क्या आएगी? बेसिसिटी बता रहा है कि CN और CO जो होता है ये ज्यादा क्यों है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये अपने लोन पेयर जो है क्या करता है ज्यादा बेसिक किसे बोलते हैं हम? जो इजीली अपने लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है, वो मोर बेसिक होता है। यस, तो मेरे पास जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है अगर उसमें जिस भी लिगेंड की बेसिसिटी ज्यादा होगी तो वो मेरा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्लियर है? ऐसे अगर मुझसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स है MCN6 MH2O6, तो ऑर्डर क्या रहेगा? MNH36 और M क्लोरीन 6। ऑर्डर क्या रहेगा भाई? बताया था किसी ने मुझे? फोर्थ, मैम सबसे पहले क्लोरीन। उसके क्लोरीन क्यों होगा सबसे पहले? बेसिसिटी CN की सबसे ज्यादा, साइनाइड, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद वाटर, उसके बाद आपका आ गया क्लोरीन। क्लियर है? बोलो Yes, भाई ma'am. हाँ या ना? हम जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वही स्टेबल होता है। हाँ, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी, और किस पे डिपेंड करती है भाई? मेरे पास बाइडेंडेंट लिगेंड थे ना, चिलेटिंग लिगेंड अगर आपके पास कोई है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेटिंग लिगेंड। अगर मेरे पास दो लिगेंड है उसमें से एक चिलेटिंग वाला लिगेंड है, और चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है पता है ना? जो रिंग बना रहा होता है, MNH3 6 है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है MEN3। कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा? मैम EN3 वाला कम स्टेबल होगा। क्या बच्चे? क्योंकि यहाँ पर मेरा मैम हाँ बोलो। मैम NH3 कम स्टेबल होगा।
हाँ कंपेयर करें NH3 तो कम स्टेबल होगा वैसे भी, और ये चिलेटिंग लिगेंड है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब जरा हम बताना। अरिबा आवाज नहीं आई मुझे बिल्कुल भी। मैम चिलेटिंग लिगेंड बता दो एक बार। चिलेटिंग लिगेंड बच्चे वो लिगेंड होते हैं जो रिंग फॉर्म कर रहे होते हैं। EN जब मैं लिखती हूँ तो मेटल के अराउंड ये CH2 CH2 NH2 NH2 इस तरीके से रिंग फॉर्म हो जाती है ना यहाँ पे, ऐसे। इस जो मेरे बाइडेंडेंट लिगेंड होते हैं या ट्राइडेंडेंट या टेट्राडेंडेंट जो भी होते हैं वो ज्यादातर मेरे चिलेट फॉर्म कर रहे होते हैं। नहीं, ठीक है, चिलेट मतलब रिंग फॉर्म कर रहे होते हैं मेटल के साथ मिलकर, उनको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। ये हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात, दूसरी बातें कर ले कि इसी पे अटके रहोगे। कलर के बारे में बात कर लेते हैं। कलर के बारे में बात कर ले पहले। कलर बच्चे याद रखना, मेरे पास स्टेबिलिटी हो गया, मेरे पास जो भी मेरे पास क्या रहेंगे, D0 जिनकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, D10 कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ये कलर शो नहीं करते। फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल या एम्प्टी डी ऑर्बिटल कलर शो नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं शो करेगा? कलर मेरे पास दो, कलर मेरे पास जो भी कंपाउंड होता है उसमें दो रीजन से प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ट्रांजिशन मतलब कि क्या, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखा था हमारा इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही कलर के बारे में बात करती है कि कलर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने देखा था कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये जब जंप करेंगे तो इधर एक्साइट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जब, यस। जब D10 है, फुल्ली फील्ड है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा कहाँ? डी ट्रांजिशन हो पाएगा कोई? भाई सबके सब D10 के अंदर सबके सब ये फुल है। यहाँ पे एक तो 0 है तब भी नहीं हो सकता, जब सब फुल है तब भी नहीं हो सकता इनके बीच में ट्रांजिशन। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके फिर इसके पास जगह नहीं, किधर जाएगा? तो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो होता है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए और उसमें जो मेटल एटम है उसकी जो D0 कॉन्फ़िगरेशन बन रही हो या फिर D10 बन रही हो, तो वो कलर शो नहीं करेगा। 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आप मेटल एटम देखना, सेंट्रल मेटल एटम को देखना, अगर वो D0 और D10 बन रहा होगा तो आप बोलोगे ये वाला है जो कलरलेस है। दूसरा कारण है, कलर किसकी वजह से शो होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। किसकी वजह से शो हो रहा होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। आपने अपनी 11th क्लास में ये क्वेश्चन बार बार और बहुत बार आया होगा कि KMnO4 का कलर जो है ना, KMnO4 का जो कलर होता है वो कलर किसकी वजह से शो होता है? K2 क्रोमियम 2O7, इसका भी बार बार आता है। पढ़ा था ये 11th क्लास का, याद है? बोलो भाई, याद है? करा था, ये वाली बात हुई थी 11th क्लास में आपकी कि MnO4 का जो कलर है मैग्नीज का, ये लिख कर दिया भाई किसने? मैम पिंक होता है ना शायद? किसका? KMnO4 पर्पल कलर का आपका रहता है ना, पर्पल कलर का, और ये ऑरेंज कलर का रहता है या रेड कलर का हो जाता है, ऑरेंज कलर का रहता है आपका। तो आपके पास जो कलर है वो पूछ रहा था कि ये किसकी वजह से। यहाँ पर डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं होता, कलर किसकी वजह से होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ये हम बार बार हमें रटाया जाता है। अब ये कैसे है, क्या ये डी ब्लॉक, जब अभी कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें फिर से आएगा। अरे अभी अच्छा, ये तुमने अभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा है? नहीं पढ़ाना ये? मैम मैंने तो नहीं पढ़ा 11th क्लास में। डी और डी कॉम्प्लेक्स को भी आपको, डी एंड एफ वो तो पढ़ा ही नहीं ना, अभी आपने पढ़ोगे, ठीक है। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स में कलर है वो डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर की वजह से। चार्ज ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। डी ट्रांजिशन के अंदर अगर मुझसे पूछा जाए टाइटेनियम H2O6 और ये आपके पास, इसके पास यहाँ पर है 3+ और एक है टाइटेनियम H2O6, कौन सा कलर, किसमें कलर होगा? ये 4+। जल्दी बताओ फटाफट से, इन दोनों में से कलरलेस कौन सा है? सेकंड वाला कलरलेस है। क्यों कलरलेस है? मैम उन्होंने चार्ज ट्रांसफर नहीं किया ना। नहीं, चार्ज ट्रांसफर तो मैंने निकल जाते हैं, D0 हो जाता है। क्लास में सिर्फ वैशाली पढ़ रही है क्या? रेनू जवाब दो जल्दी से। मैम डी ट्रांजिशन सकता है। तेरे उल्टे थोड़ा आगे
रुको रुको, जिससे पूछूंगी वो माइक ऑफ रखो। ऋतु, ऋतु तो बोल नहीं सकती भाई। आयुष, अंजलि, अंजलि और आदित्य, जरा मुझे ये बताओ, मेरे पास जो H2O, इसकी अगर मैं टाइटेनियम 4+ में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो D0 आ जाएगा ना? कैडमियम टाइटेनियम, टाइटेनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3D2 4s2, और यहाँ पर टाइटेनियम 3+ के अंदर मेरे पास क्या बचेगा, एक 3D1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ 0 हो गई। तो ये जो होता है कंपाउंड वो क्या होता है आपका, कलरलेस, और इसका कलर होता है वायलेट। आया ना, समझ में आई इतनी बात? यस मैम। अब देखते हैं। ओके शिवानी, और कोई कुछ पूछ रहा था अभी? मैम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कैसे शो करते हैं ये? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर अब ये कैसे शो करते हैं, मुझे एक बार बताओ। मेरे पास हर बार एक मेरे जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे पास होता है, अगर मैं उसमें से लाइट पास करती हूँ तो वो व्हाइट लाइट में सारी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सारी लाइट क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। और जो एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसमें से कुछ व्हाइट लाइट जो है किससे मिलकर बनी है भाई? मैम सारे 7 लाइट्स तो व्हाइट लाइट बनी है। है ना, ये बात तो मुझे पता है। विबग्योर से मेरी जो होती है क्या बनती है, 7 लाइट, जो इनमें से कुछ उसने एब्जॉर्ब करी। सपोज उसने जो एब्जॉर्ब करी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसे बोलते हैं? जैसे अगर वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो जब इम्पार्ट करता है जो लाइट, वो करता है ग्रीन लाइट जो है वो क्या करता है, ग्रीन कलर जो है उसको क्या करता है, हमें ग्रीन कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका शो होता है। मतलब एब्जॉर्ब कुछ और करता है और जब वो शो होता है, मतलब जो बाहर जो लाइट भेज रहा है वो दूसरी होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। जब मैं इन सबके कॉम्प्लीमेंट्री बताऊंगी क्या होते हैं। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? लिगेंड अलग अलग है, हर लिगेंड अलग अलग है, H2O लिगेंड अलग है। जब मेरे पास एक मेटल के पास H2O लगा तो जब मेरी स्प्लिटिंग हुई बच्चे, तो वो स्प्लिटिंग क्या हुई मेरी, अलग होगी एज कंपेयर टू अगर मेरे मेटल के पास लिगेंड क्या लगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा। तो अब की बार जो मेरे पास जो ये स्प्लिटिंग है वो डिफरेंट होगी, किसमें ज्यादा होगी बता सकते हो मुझे भाई? CN6 में से और H2O में से, दोनों में से स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी? सपोज इसकी वैल्यू का नाम मैंने दे दिया डेल्टा नॉट 1 और इसका नाम दे दिया मैंने MnC में ज्यादा होगी और H2 में कम होगी। हाँ, आपके पास जो CN वाला है इसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, जब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड आपका लिगेंड रहता है वहां स्प्लिटिंग क्या रहती है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा रहती है, वहां स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा। एक बात मुझे बताओ, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो मेरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, हाँ या ना? यस मैम। ये रिलेशन हम सबको पता है H न्यू, और H न्यू का ये पता है HC/λ। यस मैम। यानी कि एनर्जी, ध्यान से सुनना, एनर्जी ज्यादा मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी उसके, कम। और अगर मुझे ये विबग्योर जो मेरे पास ये 7 लाइट जो होती है इस तरफ में जाती हूँ जब, तो मेरे लैम्डा की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है? क्या करती है? अरे भाई दो जनों ने अलग अलग आर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ जो भी मेरी वो क्या करती है बच्चे, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो वेवलेंथ मेरी क्या करती है, लैम्डा की वैल्यू मेरी इंक्रीज करती है। लैम्डा की वैल्यू क्या करती है मेरी विबग्योर में, इंक्रीज। एक बार चेक करके बताओ, क्योंकि मुझे अब भी ध्यान आ रहा है और अभी बोलते बोलते तुमने जब 2 बार बोला ना तो जल्दी बताओ। इंक्रीज करती है। वेवलेंथ की वैल्यू जो है बच्चे वो मेरी क्या कर रही होती है, आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू जो होती है इंक्रीज करेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो अगर दिया जाए MH2O6 एक लिगेंड लिखा हुआ है, ऐसी MCN6 एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक दे दी मुझे वेवलेंथ दे दी है सपोज आपकी। अच्छा ये बताओ, विजिबल रीजन के अंदर मेरे पास जो लैम्डा वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, जल्दी बोलो, कौन नैनोमीटर से लेके कौन से नैनोमीटर तक रहती है, पता है किसी को?
380 से लेके कहां तक करता है विजिबल रीजन लाई करता है? 380 से लेके 730 या 700 नैनोमीटर तक। क्लियर है? आया ना? क्लियर यस है? मैम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, दो आपको वैल्यूज दिए, इन दोनों में पूछ लिया जाए कि बताओ भाई रेड कलर किसका होगा और वायलेट कलर किसका होगा, मैम या फिर H2O ब्राउन वाले ले का। लो या ग्रीन ले लो। चलो ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ले लो। एक का ब्लू है और एक का रेड है, किसका ब्लू होगा किसका रेड होगा ये बताना है। मैम जिसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी H2O उसका वाले का रेड होगा, जिसकी स्प्लिटिंग कम होगी उसका भाई blue ये होगा। क्या, ये H2O का अनीता, रेड होगा। एक मिनट रुको, अनीता बोल रही है कि जिसकी, मैम सोनम। सोनम बोल रही है कि जिसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी उसका क्या कलर होगा? रेड। यस मैम। अब मुझे बाकी बच्चे बताओ, स्प्लिटिंग बच्चे अगर ज्यादा हो गई मतलब कि एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी Yes, ज्यादा ma'am. होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम। यस मैम। आई बात समझ में क्या बोला मैंने? यस मैम। यस मैम समझ गई। ठीक है, स्प्लिटिंग बच्चे अगर ज्यादा हो जाएगी, मेरी स्प्लिटिंग, भाई जो है हैंड रेस करो, समझ नहीं आया जिससे हेमलता, अगर स्प्लिटिंग बच्चे ज्यादा हो जाएगी तो ई की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। ई की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है, एनर्जी इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो ई अगर इसका ज्यादा है तो इसका लैम्डा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और लैम्डा कम। ब्राउन, ब्लू और रेड में किसका कम है? ब्लू और मैम रेड ब्लू। में ब्लू का लैम्डा कम है, यानी कि इसका कलर ब्लू हो जाएगा और इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। रेड। क्लियर है? बात समझ में आई हमें? आया ना? यस मैम आ गई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कलर के केसेस में। आपके पास जो भी मतलब अपोजिट हो जाएगा है ना? अपोजिट हो जाएगा। फिर एनर्जी इज डायरेक्ट, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो अब याद रखना है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में मैं बात कर रही थी, जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है, जो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो कलर वो मतलब हमें शो नहीं हो रहा था। कलर क्या बोलते हैं उसे, वो मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, VIPU। अगर वो ब्लू कलर एब्सॉर्ब करेगा, ध्यान से सुना, अगर वो कैसा कलर एब्सॉर्ब करेगा? ब्लू कलर। अगर वो ब्लू कलर क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, तो एमिट कौन सा कलर करेगा? हमें दिखाई कौन सा कलर देगा? ऑरेंज। ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, ग्रीन कलर एब्सॉर्ब कर रहा है तो हमें दिखेगा रेड कलर, या रेड कलर एब्सॉर्ब कर रहा है तो हमें दिखेगा ग्रीन। ग्रीन। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताने का शॉर्टकट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि कॉपर H2O है वो आपका ऑरेंज कलर जो है वो एब्सॉर्ब कर रहा है, बताओ वो एमिट कौन सा कलर, यानी दिखे कौन से कलर का दिखेगा? तो आप कहोगे ब्लू कलर का। क्लियर है? आया ना? समझ में आई बात? वायलेट कलर अगर दिख रहा है तो वायलेट के साथ कौन सा है कॉम्प्लीमेंट्री? आपका येलो। ठीक है, येलो। मैम इंडिगो में भी येलो ही होगा। हाँ, इंडिगो और वायलेट सेम है। ये जनरल है, थोड़ा सा ये जनरल है, मतलब किसी किसी कंपाउंड के लिए एक दो, जैसे येलो है तो येलो थोड़ा सा ऑरेंजिश में चला जाए। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं होगा। वायलेट थोड़ा पर्पल कह दिया उसने। क्लियर है? ऑरेंज मैम जब येलो होगा तो फिर इंडिगो और वायलेट वो कैसे पता करेंगे? वायलेट और इंडिगो एक साथ नहीं मिलेगा। मैं तो अगर वायलेट और इंडिगो मुझे एक साथ कलर ऐसे भी दिख जाए तो बिना बता पाऊँ कि ये वायलेट है ये इंडिगो है। ठीक है, और क्या रह गया कलर वाले पार्ट से? किसी को और कुछ पता याद आ रहा है भाई? किसी ने कुछ और पढ़ा हो तो? नहीं तो मैं बताऊं अपना कुछ। अब कुछ कंपाउंड के कलर्स मैम आप आपको। बता दो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, टाइटेनियम H2O 3+ का कलर जो था D1, ये कौन कौन पूछ रहा है बार बार? हैंड रेज कौन कर रहा है? ये इनलता। वायलेट कलर था, और जब मेरे पास मैंने इसको हीट किया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, और अब जो है इसका कलर जो हो गया वो कलरलेस हो गया। तो मुझे बताएगा क्यों हुआ ऐसा?
आयुषी तुम बता सकती हो, अंजलि या सोनम और याशिका। सुमन मैम बोलो। छाया, अब छाया तुम कैसे बताओगे, माइक ऑन होता है छाया का? मैम मैंने बोला था। क्या बताओ, सुन कौन सा होगा, क्यों हुआ ऐसे? मैम आपने पूछा क्या, एक बार फिर से पूछ। मैंने पूछा कि मेरे पास टाइटेनियम H2O6 जब था D1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना, D1 आएगी और ये वायलेट कलर का होता है। तो मैं पूछती हूँ यस कि मैंने मैम। हीट किया, इसमें से वाटर रिमूव हो गया, मेरे पास टाइटेनियम 3+ बचा, लेकिन ये कलरलेस हुआ, क्यों? वाटर रिमूव करने के बाद ये कलरलेस क्यों हो गया, इसका वायलेट कलर कहाँ गया? मैम उसका ऑर्बिटल फील्ड नहीं हुआ होगा ना, चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। अरे भाई, छाया जो लिखी है वो नहीं है, छाया पता नहीं क्या लिख रही है, चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा। भाई मेरे पास जब तक स्प्लिटिंग मेरी यहाँ पर क्यों हो रही थी, इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी था। और मैंने क्लास जब ये बताई थी स्प्लिटिंग वाली बात, तब वहां पे ये बताया था स्प्लिटिंग यहाँ क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है स्प्लिटिंग। जब स्प्लिटिंग हो रही है तभी तो कलर हो रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब जंप कर रहा है यहाँ पर, एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके जंप कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है रेडिएशन, जो वो हमें कलर दिखाई दे रहा है, राइट। अगर वो जंपिंग स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, चार्ज ट्रांसफर नहीं है यहाँ कोई रीजन, चार्ज ट्रांसफर नहीं भाई, जो मैम मेरे पास लीगेंड है वो लीगेंड ही हट गया। H2O यहाँ पर लीगेंड था, जब लीगेंड ही हट गया तो ये जो डी ऑर्बिटल है इसकी स्प्लिटिंग किसकी वजह से हो रही थी? हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्प्लिट क्यों कर रहा है, क्योंकि लीगेंड अलाउंग दी एक्सेस आ रहा है। जब हमारा जो लीगेंड है वो अलाउंग दी एक्सिस आया, तो मेरे पास क्या हुआ, जो dx स्क्वायर जो अलाउंग दी एक्सिस वाले ऑर्बिटल थे वो अबव चले गए और इन बिटवीन एक्सिस वाले क्या हो गए, बिलो आ गए। स्प्लिटिंग हुई इसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास क्या था वहां पर, लीगेंड था। क्लियर हुई बात, क्यों हो रहा है ये कलरलेस, क्यों हो जाएगा जब मैं हीट करा तो, क्योंकि वहां से लीगेंड। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है कि कॉपर जो है ना, कॉपर सल्फेट, अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट 5H2O ये ब्लू कलर का होता है, और जब मैं इसमें से वाटर रिमूव कर देती हूँ हीट करके, तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का। क्यों? व्हाइट मैम। यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है वो क्या हो रहा है, इसके साथ क्या है, ये कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है ना। ये 26 में वाटर के साथ ये कैसा बॉन्ड बना रहा है भाई, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए जो ये यहाँ पर होता है, कैसा होता है, ये राइट ब्लू कलर का होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट में से वाटर हट गया, तो उसके साथ लीगेंड जो था वो हट गया, लीगेंड हट गया, तो ये कैसा कलर का हो गया, व्हाइट, क्योंकि स्प्लिटिंग नहीं हुई लीगेंड के चले। क्लियर है? मैम, अगर किसी में लिगेंड वाटर हो ही ना और तब वाटर ना हो तो दूसरा होगा, अगर उसको रिमूव कर देंगे तो वो भी हट जाएगा। ओके मैम। मीनू कुमारी जी कहाँ थी तुम, मीनू कुमारी? क्लियर है, इतना समझ में आ गया ये वाली बात? यस मैम। ठीक है। जी मैम। मेरे पास, अरे अभी कहाँ से आ रहे हैं भाई, मीनाक्षी, अच्छा ये क्वेश्चन जाते हैं। अब मेरे पास जो कलर है वो भी किस पे डिपेंड करता है, मेरे पास कलर डिपेंड करता है किसमें, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग उतना ज्यादा, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि H2O है, अमोनिया है, एक लिगेंड अमोनिया लगा हुआ है, NH क्या NH3, और ऐसे ही मेरे पास एक इथिलीन ये लगा हुआ है, इथिलीन डाइमीन EN, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए कलर के बारे में बताओ, 3 कलर दिए हुए हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आता है ये मेटल है, H2O लगा हुआ है, ऐसी मेटल है, NH3 लगा है, जेई का क्वेश्चन है ये, NH3 लगा है और मेटल है, और EN लगा हुआ है, ये 6 लगा लो, सब EN लगा लो। अब यहाँ पे कलर दे दिए, मैचिंग बतानी है, एक दे दिया है आपको किसी कलर का, ग्रीन और ब्लू, ग्रीन, एक दे दिया कलर ब्लू, दूसरा दे दिया आपको ग्रीन, दूसरा लिख दो वायलेट, और है आपके पास कैसा वायलेट, और है
ब्लू वायलेट पेल ब्लू पेल। ऑर्डर बताओ किसका कलर कौन सा होगा। स्प्लिटिंग ब्लू। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग यहाँ पर किसकी होगी? मैम EN की। green। EN वाले में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। Yes, सबसे ma'am। ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो लैम्डा इन सब में जिसका सबसे कम होगा, मैम इसका इसी लैम्डा का सबसे कम वायलेट, What? तो इसका कलर कैसा होगा? वायलेट। बचा Violet। वाटर और NH3। टेल ब्लू इसमें से किसका होगा भाई? ऑफ कोर्स मैम वाटर वाले का। वाटर वाला सबसे कम है, फिर उसके बाद ये वाला। क्लियर है? ऐसी ऑरेंज रेड कुछ और भी लिखा हुआ आ सकता है, कुछ और कंपाउंड यहाँ पे लिखे हो सकते हैं। बता दोगे? जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसकी स्प्लिटिंग कम उसका लैम्डा वैल्यू ज्यादा। क्लियर है? यस मैम, मेरे को तो अच्छी से याद रहेगा। वाटर में किसकी स्प्लिटिंग होती है? क्या क्या? मैम H2O NH3 में किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है? NH3 की। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंक करेगा। सिमरन को भी समझ में आ Okay, गई ये ma'am। बात है। ठीक है सलोनी, तुम्हें समझ में आया? प्रियांशी है क्लास में? यहाँ प्रियांशी। ठीक है। एक और बात मुझे करनी थी, क्लास को करने वाली हो गई है। अब क्या बात करनी है हमें? क्या रह गया मेरे पास? ये कलर है। ठीक है, ये कलर के बारे में जो है, जो बातें मैंने भी तुम्हें मतलब बताई हैं वही सब ये लिखा है। एक बार इसको पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ली। अब मेरे पास सबसे पहले क्लास में स्टेबिलिटी के बारे में जरा बात करें। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दिख रहा है, यहीं पे दिखा रही हूँ मैं, फटाफट से देखो इसे। एक लिगेंड रिप्लेस हुआ, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, एक लिगेंड रिप्लेस हुआ। के की वैल्यू लिखना मुझे आता है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे लिखती थी मैं, आया ना? Yes, और ma'am। जब मेरे पास ये जो सारे हैं, अगर 11th क्लास में पढ़ा होगा तो हम इन सबको जब ऐड कर, मतलब ये K1 K2 इन सबको मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या निकल कर आएगी फाइनल वाली? भाई मेटल में H2O मेरे पास 6 थे, एक लिगेंड लगा तो अब की बार कितना हो गया? मेटल H2O 5 और ये लिगेंड। ऐसे ही करते 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 मेरे पास जो थे सारे के सारे वाटर निकले और क्या लग गया? मेटल आपका ही लग गया यहाँ पे लिगेंड 5 और लिगेंड Ml6 बना। इस वाले की वैल्यू K1 थी, ऐसी अगले वाले की K2 आई, K3 आई, इस तरीके से सबकी वैल्यू कितनी आई? K6 तक जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करिए। फाइनल वैल्यू जो थी K, वो कैसे निकलती है? अगर इन सबको मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट को क्या करती हूँ मैं? मल्टीप्लाई करती हूँ। K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3, हाँ या ना? 11th का याद है इक्विलिब्रियम चैप्टर? Yes, ma'am। जब मेरे पास जो ये वैल्यू है इन सबको मैं ऐड करूंगी, इन सबको, ये सारी रिएक्शंस को, रिएक्शन ऐड करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिएक्शन है वो निकल कर आ जाएगी MH2O6 लिगेंड गिव्स Ml6 और 6 H2O बाहर। फाइनल रिएक्शन ये निकल कर आएगी। इसके लिए जो K की वैल्यू होगी, वो जो मल्टीपल एक एक करके वाटर निकला तो उसकी जो स्टेबिलिटी थी K1 K2 K3 इसके होगी। ठीक है, इस K को मैं, ध्यान देना, क्या बोलती हूँ? इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलती हूँ मैं इसे? कांस्टेंट इनस्टेबिलिटी, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है ना? एनसीईआरटी में देखा था? बोली नहीं मैडम एनसीईआरटी तो। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलती हूँ मैं K को, और बीटा से डिनोट करती हूँ किसको? बीटा एन से डिनोट करती हूँ किसे? स्टेबिलिटी 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 कांस्टेंट। तस्लीम, तुम मुझसे मिलने आए हो या ये देखने आए हो क्या करा रही है मैं? मैम मिलने आए हो या देखने आए हो क्या करवा रही हूँ? K मिलने आए। K इक्वल टू होता है 1/βn। क्लियर है? तुम लोग क्या पढ़ रहे हो तस्लीम अभी? F ब्लॉक चल रहा है। F ब्लॉक? टीवी कंप्लीट हो गया? हाँ छाया बोलो, तुम भी मिलने आई हो? मैम हाँ मैम जो आपने तरल वाला बोला उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है ना, डी से डी ऑर्बिटल में। तो वही तो मैंने बोला, डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज डिफरेंट। आपका जो डी ट्रांजिशन हो रहा है वो अलग, चार्ज ट्रांसफर जो आपने लिखा ना वो अलग चीज है, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है,
डीडी sorry, ma'am. ट्रांजिशन, हाँ वहाँ डीडी ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि लिगेंड ही हट गया। लिगेंड Yes, जब था ma'am, D-block. हाँ उसी की वजह से स्प्लिटिंग हो रही थी, तो डीडी ट्रांजिशन होता था। इसलिए आपका जो कलर है वो टाइटेनियम, जब वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकल गए तो कलर शो नहीं करता। अब ये देखो जरा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया स्टेबिलिटी कांस्टेंट गिवन होगा और के की वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो आप 1 डिवाइडेड दिस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? बस ये इसके लिए और कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है। बोलो भाई, समझ में आया? K1 K2 K3 K6 तक 1 बाय बीटा एन, इसको बोलते हैं बीटा, एन को बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, के को बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। हो सकता है आपको के की वैल्यू गिवन हो, बीटा की पूछ ले, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। मैम एक डायरेक्ट, बार रिपीट करना। अरे ये पास तो इसका तो नेटवर्क चला जाता है बार बार। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बीटा एन इक्वल टू है आपका 2 × 10 की पावर 12, दिस इज स्टेबिलिटी, या फिर बीटा एन जरूरी नहीं लिखा हो, ऐसे लिखा हो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज दिस, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको दे दिया कि आपके पास जो है 2 × 10 की पावर 12 है। बताओ के की वैल्यू जो है वो क्या होगी? तो आप लिखोगे 1 डिवाइडेड 2 × 10 की पावर 12 करके के की वैल्यू। अरीबा ये फॉर्मूला है, बस इतना याद रखना है, के इक्वल टू 1 बाय बीटा एन। बीटा एन इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो आपको गिवन है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट में जरा सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है वो देख लो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है वो पढ़ लेते हैं। वैसे 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, कल भी स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? कोई बताएगा? किसी को पता है ऑर्गेनिक मेटालिक क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो स्क्रीन पढ़ लिया है तो जरा पढ़ाओ जरा हमें भी, क्या होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? भाग गया क्या? चले गए भाई? मैम हाँ बोलो। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब कि क्या बच्चे? जब मेटल, आपका मेटल जो है ना, मेटल के साथ डायरेक्ट जो है किसका बॉन्ड बन रहा हो? कार्बन। कार्बन का। कार्बन का बॉन्ड डायरेक्ट किससे बन रहा हो? आपका मेटल से जब डायरेक्ट बॉन्ड बनता है तो मैं क्या बोलती हूँ? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है मेरा फॉर्म हुआ। ये 3 तरीके के हो सकते हैं। समझ में आया? ऑर्गेनोमेटालिक लिख कर बताऊं भाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब कि क्या? यस मैम। कल डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। क्लियर हुई बात? वो कौन से कंपाउंड होते हैं मेरे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में 3 तरीके के बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब कि भाई कैसे? जब आपका आपने आप वो बनाया है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है? आर, और इसके साथ जो मेरे पास मैग्नीशियम बनता है, क्या बनता है? Mg। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है भाई कहीं पहले? नाम सुना है इसका? CH3MgPr। यहाँ पर कार्बन जो है वो मैग्नीशियम के साथ डायरेक्ट जो है बॉन्ड बना रहा है, Mg। CH3 जो है मेरा किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? कार्बन डायरेक्ट Mg। Mg क्या है? Mg क्या है? मेटल। क्लियर है? हाँ या ना? ऐसी मेरे Yes, पास एक ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बनता है, CH3 लिथियम। ठीक है, CH3 लिथियम। तो यहाँ पे जो मेरा ये कंपाउंड जो है फॉर्म हुआ, लिथियम का मेटल, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड। लिथियम जो है CH3 के साथ जो बॉन्ड बना है ये कैसा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या है वो ऑर्गेनिक में आएंगे, आपको दिखेंगे, पर आपको याद रखना है ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बनता है, तो ये एक तरीका, एक हो गया जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है डायरेक्ट। दूसरा है आपका जब कैसा बॉन्ड बन रहा होगा? पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहूंगी मैं, क्या बन रहे हैं मेरे पास? पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। एक बात बताओ मुझे, FeCO5, ये थोड़ा सा हटके बात होगी, FeCO5 एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है या नहीं? हमने क्लास में क्या था? En इफेक्टिव नंबर रूल। जरा इस फॉर्मूले से निकालना FeCO5 एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, ये होमवर्क है तुम लोगों का। पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स मतलब कि क्या?
जब मेरे पास ये भी पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स मेरे पास होते हैं, जब मेरे पास जो ये मेटल है ना, इसका एक एग्जांपल है आपके पास Fe, फेरोसिन बोलते हैं इसे। एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, फेरोसिन का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा, Fe। और ये मेरे पास क्या है भाई, इसकी डेंसिटी बताएगा कोई मेरे पास, ये पेंटा ये बना है जो C5H5 की डेंसिटी कितनी होगी, 5। गुड। प्रियांशी कितनी होगी, ज्योति, जानवी कितनी आएगी भाई, 5, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है टोटल मिलाकर, ये कभी इधर आ रहा है कभी इस तरीके से, ये डबल हो जाता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसको सर्कल से शो कर रही हूँ। और 5 जो बॉन्ड 5 तरफ से ये अपने क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये पाई बॉन्ड। बात समझ में, कौन से डोनेट कर रहा है, ये पाई बॉन्ड। इसका नाम होता है फेरोसीन। फेरोसीन याद रखो, बस इसका नाम याद रखना है, जो जो बता रही हूँ सिर्फ उनके ही रखने हैं यार। ऐसी क्रोमियम के साथ बेंजीन लगा रहता है, ये और ऐसे ये, ठीक है। ये इसमें बताओ क्रोमियम में बेंजीन 6 कितनी डेंसिटी कितनी होगी इसकी, मैम 3। अरे 6, 6 के 6 ही 6 पाई बॉन्ड में वो डोनेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 5 था ना, यहाँ पे मैंने 6, तो मेरे पास इसको बोलते हैं डाइबेंजीन क्रोमियम। क्या नाम है इसका, डाइबेंजीन क्रोमियम। तो ये भी मेरा क्या है, डाइबेंजीन क्रोमियम, ये भी मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। पर यहाँ पर जो डोनर है वो कैसा है, पाई बॉन्डेड। कैसा हो रहा है यहाँ पे, पाई डोनर। ऊपर क्या था मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पर कैसा कौन डोनेट कर रहा है, आपका पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड जो है वो डोनेट कर रहा है मेटल। क्लियर हुई बात। थर्ड टाइप का जो कंपाउंड होता है वो मेरा होता है सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। अब दोनों तरीके का टाइप कैसे बना, अच्छा पाई बॉन्ड में एक और नाम है भाई, वो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया आता है। जी से सॉल्ट बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जी से सॉल्ट, जी से सॉल्ट। प्लेटिनम, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और तीनों तरफ लगा है आपका क्लोरीन, इस पूरे के ऊपर चार्ज है आपका नेगेटिव। क्लियर है, एनीबॉडी क्या पूछ रहा है भाई, ये अभी बता दूंगी मैम की एंड रूल, अभी बता दूंगी, थोड़ा सा रुको क्लास के अंदर, ठीक है। लास्ट में CH2 CH2 डबल बॉन्ड। यहाँ पर जीसे सॉल्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जीसे सॉल्ट बताओ क्या है। तो जीसे सॉल्ट के अंदर याद रखना ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्लियर है, बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है। अब आ जाओ, एक बार फिर से बता दो। ये बस नाम याद रखना है, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया एक, जिससे सॉल्ट नाम है इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यही याद आता है कि आप बताओ जो जिससे सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, और वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो वो क्यों है, या फिर ये जो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है ना ये डोनेट कर रहा है प्लेटिनम, ऐसे दे रहा है। क्लियर है, लिगेंड जो बना रहा है पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा है, क्योंकि इथीन के पास तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो वो क्या डोनेट कर रहा है, अपने पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड, इसको चलो कल की क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। यस यहाँ पर मैम। हमारा सिनर्जिक बॉन्ड आ जाता है। सिनर्जिक बॉन्ड में हम क्या, इसमें एक बार बता भी चुकी हूँ पहले, पर एक बार मैंने कहा था, किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में रह जाएगा मेरे पास कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो भी पूछ लेना जो तुम्हें पूछने होंगे। एक तो तुम्हें ट्रिक बतानी है, वो वाली क्या है, लर्न करनी है, खुद भी लर्न कर लेना एक बार। ई एंड रूल कोई पूछ रहा था मेरे से, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल चलेगा भी, हेमलता। FeCO5 अगर मुझे निकालना है तो बाय बाय, जिसको आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो जा सकता है। Fe भाई जिसे समझाना है वो प्रेजेंट है या नहीं, मैम है, ठीक है। FeCO5 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एक क्लास में हुआ था भाई, बहुत बच्चों की क्लास छूट गई होगी तो देख लो क्या था, क्या होता है।
Fe के मेरे इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके आसपास है ना सराउंडिंग में, वो कितने हैं मुझे वो कैलकुलेट करने हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सिंपल सा एक फॉर्मूला है EAN निकालने का, वो क्या, सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखना है आपको, सेंट्रल मेटल एटम एटॉमिक नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर लिखना है आपको, माइनस करना है उसमें से क्या, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो इसलिए कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है 36 तस्लीम, हाँ यहाँ पे इसकी क्या है 0 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस नहीं होगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। 0.5 कैसे आया? कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, ये लड़की सुनती नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ मुझे लग रहा है देखती देखती है, ये सुनती नहीं है। इसके सामने टीवी चलाया है, ये सामने देखती है ऐसे टीवी और ऐसे रखती है, इसने टीवी में ऐसे देखा, अरे मैम एक बार फिर से रिपीट करो, अरे मैम ये क्या लिख दिया 0.5, ये ऐसे करती है, मुझे पता चल गया। बाय बाय काजल, ठीक है ठीक है भाई। हेमलता तुम पहले मुझे बताओ, हेमलता तुम आदर्श हो क्या? हेमलता नाम से ज्वाइन किया, आदर्श है क्या? ठीक है, इसकी कास्ट भी पंचाल है ना। सेंट्रल मेटल एटम एटॉमिक नंबर जो है भाई, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर आयरन के लिए कितना है 26, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई 5 है यहाँ पर, तो आंसर आ गया 36। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या कहता है कि जब भी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 36, 54 इस तरीके का आ जाता है ना, जो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। अब एक कंपाउंड और कर दो जरा, Fe, मैंने ये करवाया भी था, FeCN6 और ये आपका 4 नेगेटिव। यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe2 प्लस, तो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना है 26, सेंट्रल मेटल का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो माइनस का 2 कर दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, आंसर कितना आया 24 मल्टीप्लाई बाय 12, 36 आया, क्या है स्टेबल है। अगर इसकी जगह यहाँ पे 3 नेगेटिव होता तो ये स्टेबल नहीं होता, क्लियर है। तो ये हमने पता किया था ये वाले लेक्चर में, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आ गया भाई हेमलता जी? यस बोलो भाई, इतना ही है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। कौन 5-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा बताओ कौन सा स्टेबल है, तो आप उसमें से EAN निकालोगे तो देखोगे, उसमें देखोगे क्लास में आता है एक बच्चा, उसमें आप देखोगे क्या बोलते हैं 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आप देखोगे किसका जो ये FeCO ऐसे दे दिया आपको, FeC5H5 और ये लगा 2, और यहाँ पे इसकी डेंसिटी की दी है कि 5 होती है। अब इसका निकालना है आपको, एक बात बताओ मुझे, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, Fe ये मीटा 5 और ये लिखा है C5H5 और ये 2, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना आएगा, कौन बताएगा भाई? ये तो बड़ा अच्छा वो पूछ लिया, मतलब एकदम से आ गई मेरे पास। रेनू क्या तुम बता सकते हो कितना आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? तस्लीम होगा नहीं, डेंसिटी 5 है, 5 बन रहा है, एक जना अगर 2 लोन पेयर देता है कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा ना भाई। मेरे पास जब EN होता है इथीन डायमीन, ऐसे 3 लिखा होता है यहाँ पे EN3, तो एक मेरे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना बोलती हूँ 3 2 6 कहती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है ये बाइडेंडेंट है, एक जना 2 दे रहा है तो 3 हो गए, तो कितने देंगे, तो यहाँ पे एक जना 5, 2 जने कितने देंगे 10, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया वहां पे उसका 10, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी 26 प्लस 10 तो ये भी आ गया 36, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है फेरोसीन, क्लियर है। तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपसे पूछा जाता है कौन सा वाला स्टेबल है, तो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हो, उससे आपको पता चलता है कि कौन सा वाला स्टेबल है। ओके बाय 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 एवरीवन।